हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट आईक्यू में। जैसा कि आप लोगों को प्लेटफॉर्म पर जो है कि देखने को मिला ही होगा अपने चैनल पर कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए जो आगामी परीक्षा है आपकी 14 मई 2023, इसको ध्यान में रख के प्रीवियस ईयर के पेपर मैम के द्वारा सॉल्व कराया जा रहा है। वहीं दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज भी उनके द्वारा सॉल्व कराई जा रही है और मेरे द्वारा ध्येय आईएएस की जो टेस्ट सीरीज है यूपी पीसीएस के लिए उसको सॉल्व कराया जा रहा है। तो उसमें आज हम लोग टेस्ट नंबर 4 करेंगे, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपको करने हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, बना उसके जो है कि आपको आइडिया नहीं लगता है कि प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। और मॉडल पेपर भी बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए ये दोनों ही चीज़ें हमारे चैनल पर चलाई जा रही हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा, और जिससे आपको इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेट आपको दिन में 2 बार क्लासेस मिलती हैं, ताकि आप लोग अपनी तैयारी को जल्दी से और बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आज मॉडर्न हिस्ट्री के क्लास टेस्ट को करेंगे। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, और जो रहेगा 1 लाख रुपए के लिए पहला प्रश्न रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना केबीसी पीसीएस क्वालिफाई करने का। तो पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शासकों को उनके शासनकाल के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए कि पहले से बाद का क्रम। यानी औरंगजेब की जब मृत्यु हुई थी तो उसके बाद सबसे पहले गद्दी पर कौन बैठता है, तो बहादुर शाह बैठते हैं। ये 1707 में बैठते हैं जब औरंगजेब की मृत्यु होती है और 12 तक रहते हैं। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं जहांगीर शाह, जो कि 1712 से लेकर केवल 13 वर्ष तक यानी 1 साल बैठते हैं। और फिर फर्रुखसियर आते हैं 1713 से ये आते हैं 19 तक यानी 6 वर्ष। और लास्ट में आते हैं मोहम्मद शाह, जो कि 1719 से 1748 तक ये बैठते हैं गद्दी पर। तो इस हिसाब से अगर आप आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा कि सबसे पहले आएंगे बहादुर शाह प्रथम, फिर जहांगीर शाह, फिर उसके बाद फर्रुखसियर और फिर मोहम्मद शाह आते हैं। और ये लोग कब होते हैं, ये लोग जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में, तब उसके बाद ये लोग बैठते हैं गद्दी पर। तो ये था आपका पहला आंसर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर 3 तो सुमेलित है लेकिन एक गलत है, उसकी हमें पहचान करनी है। जैसे नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 में, सही है। करनाल का युद्ध 1747, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण 1748 और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। तो आप देखेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर जो है कि गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 1747 में नहीं बल्कि 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और यह मुख्य रूप से जो है कि आपका नादिर शाह और मुगलों के बीच में ही हुआ था। हालांकि नादिर शाह ने जो 1739 में किया था, इसी को हम लोग जो है कि करनाल का युद्ध भी कहते हैं, कोई और नाम नहीं देते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जयसिंह को सवाई की उपाधि दी थी। यानी कि सवाई जयसिंह जो हम लोग कहते हैं, तो ये उपाधि जो है मुख्य रूप से आपके औरंगजेब के द्वारा दी गई थी, क्योंकि औरंगजेब के ही दरबार में जयसिंह रहते थे और ये संस्कृत और फारसी के विद्वान बहुत अच्छे थे और खगोल शास्त्र के भी ये लोग जानकार थे। क्योंकि आपने जो पढ़ा होगा पुरंदर की संधि जो 1665 में हुई थी शिवाजी और जयसिंह के बीच, तो वो कोई और जयसिंह नहीं थी, वो यही औरंगजेब के ही सिपह सलार कहते थे, या औरंगजेब के जो है कि मुख्य व्यक्ति थे, शासक थे, तो उनके अधीन रहते थे ये। तो यहाँ पर ये पुरंदर की संधि भी इन्हीं के बीच होती है। अगला प्रश्न है, फॉल ऑफ द मुगल अंपायर किसकी पुस्तक है। अब देखिए यहाँ पर जो ध्येय का ये जो लोगो होता है ये थोड़ा सा डार्क हो जाता है, तो इसके लिए आप लोग प्रयास करिएगा कि मैं जो बोलूँगा उसको आप पूरा सुनते रहिएगा और अलग से आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा। तो पूछा जा रहा है फॉल ऑफ द मुगल अंपायर, यानी मुगल अंपायर जो गिरा उसके जो लेखक हैं वो आपके ए ऑप्शन हो जाएंगे जदुनाथ सरकार जी, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण हेतु सारणियों का एक सेट तैयार किया था। तो वो आपके कौन से थे बताइए। तो सवाई जयसिंह हो जाएंगे, जिन्होंने जयसिंह ने ही जयपुर की स्थापना भी इन्होंने की थी, और इन्होंने जो है कि अपना एक खगोल शास्त्री भी थे और एक सारणियों का सेट तैयार किया था, जिससे ये टाइम वगैरह देखते थे, जिसको हम लोग जंतर मंतर के रूप में जानते हैं। तो जयपुर में जंतर मंतर बहुत ही अच्छी है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगला प्रश्न है 6 नंबर, निम्नलिखित में से किसने डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। तो डिंडीगुल में आपके टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने जो है कि स्थापना की थी यहाँ पे, और हैदर अली यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इन्होंने जो कब की थी 1755 में फ्रांसीसियों के सहयोग से। क्योंकि एक चीज़ तो थी कि जो मैसूरी लोग थे, मतलब कि मैसूर के लोग, हैदर अली, टीपू सुल्तान, ये लोग मुख्य रूप से फ्रांसीसियों से बहुत प्रभावित थे, उनकी सैन्य व्यवस्था से बहुत प्रभावित थे, तो ये लोग फ्रांसीसियों के सहयोग से स्थापित कर रहे थे। तो डिंडीगुल में इन्होंने एक शस्त्रागार की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित युद्धों को उनके काल अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, तो ये हुआ था आपका 1766 से
1766 से मान लीजिए या 67 से और 69 तक चला था, जो कि अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच हुआ था। और यहाँ पे जो मैसूर की तरफ से हैदर अली लड़ रहे थे। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात करेंगे तो ये 1775 नहीं, ये हो जाएगा आपका 1845, जिस समय दिलीप सिंह थे, राजा दिलीप सिंह रणजीत सिंह के बाद, तो 1845 से 1846। और वहीं आंग्ल मराठा युद्ध की बात करेंगे तो ये जो होता था 1775 से 1782 में हुआ था कंप्लीट। अब यहाँ पे बात आती है कि जो 69 में हुआ था, यहाँ पे तो हो गई थी मद्रास की संधि से समाप्ति। और जो ये आंग्ल मराठा था, यहाँ पे 82 में हुई थी सालबाई की संधि। किसकी संधि हुई थी? सालबाई की संधि, जिसको 20 वर्ष की एक शांतिकालीन संधि के रूप में भी जाना जाता है। और 46 में हुई थी आपकी अमृतसर लाहौर वगैरह की संधि हुई थी। तो ये इसका सही जो उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा कि 1 3 2, ये आप क्रम लगा सकते हैं यहाँ पर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या पूछा जा रहा है? मराठा सरदार शिवाजी की सैन्य व्यवस्था में पगा क्या था? ये जो मराठा सरदार शिवाजी की जो सैन्य व्यवस्था थी उसमें पगा क्या होता था? तो पगा आपका जो होता था वो हो जाएगा डी ऑप्शन, कि अश्वारोही सेना जो होती थी इनको पगा कहा जाता था। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते थे, एक बरगीर और एक सिलाहदार। तो पैदल सेना को पाइक भी कहा जाता था। और 9th प्रश्न है आपका, इस्तमरारी बंदोबस्त के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इस व्यवस्था में लगान का 1/11 भाग सरकार को प्राप्त होता था और इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 51% क्षेत्र आता था। तो आप कॉमनली देख सकते हो कि ब्रिटिश सरकार ने तो व्यवस्था ही लागू की थी अपने फ़ायदे के लिए और अंग्रेज़ों के किसानों के शोषण के लिए। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो इतनी आसानी से केवल 1/11 यानी 11 में से एक हिस्सा लेगी? हो ही नहीं सकता था ये, बल्कि 10/11 लेते थे। कितना लेते थे? 10/11। और दूसरी बात ये जो है कि भारत के पूरे 51% क्षेत्रफल पे नहीं बल्कि 19% क्षेत्र पे लागू थी, क्योंकि इसी को इस्तमरारी भी कह सकते हो आप और स्थायी बंदोबस्त भी कह सकते हो, जो मुख्य रूप से लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में। तो इसलिए यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा कि ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। तो नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे सूची फर्स्ट दी हुई है और सूची सेकंड दी हुई है। यहाँ पे मिलान करना है। जैसे एशियाटिक सोसाइटी की बात करेंगे तो ये जो है कि विलियम जोन्स के द्वारा स्थापित की गई थी कब? 1784 में। परमहंस मंडली की बात करेंगे तो ये परमहंस मंडली आत्माराम पांडुरंग इसके सही आंसर हो जाएंगे। और शुद्धि आंदोलन की बात करेंगे तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि 1875 में इन्होंने आर्य समाज की जब स्थापना की थी और वेदों की ओर लौटो नारा दिया था तो तब शुरू हुई थी। और अगला है बंग भंग आंदोलन, जो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी और डेरेजियो के मतलब सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के द्वारा और विवेन डेरेजियो ये सभी लोग इसमें सहयोग कर रहे थे। तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। और 11वां प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने भारतीय धन की इंग्लैंड की निकासी को अपने किस लेख में स्पष्ट किया था? तो ध्यान दीजिएगा कि अभी आप लोग तो सोचोगे कि सर ये तो चारों ऑप्शन ही यहाँ पे गलत हैं, तो मैं आपको बता दूं बी आंसर यहाँ पे होगा इंग्लैंड डेट टू इंडिया। क्योंकि हम लोगों ने हर पुस्तक में तो ये पढ़ा है कि 1901 में एक पुस्तक आई थी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये दादा भाई नौरोजी की एक प्रमुख पुस्तक थी, जिसमें इन्होंने ये धन का जो शोधन हो रहा था, एक तरीके से निकासी हो रही थी, तो यहाँ पर इन्होंने ड्रेन थ्योरी दी थी। लेकिन मुख्य रूप से सबसे पहले इंग्लैंड डेट टू इंडिया नाम की जो पुस्तक थी उसमें इन्होंने दिया था, धन के निकासी के सिद्धांत की बात की गई थी। तो आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 12 नंबर, खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था? ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण करना, सही है। भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार विरोधी भावना उत्पन्न करना, यह भी सही है। पृथक निर्वाचक मंडल की मांग और मुस्लिम लीग में समाज सुधार करना, क्या ये था? तो गलत, ये बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर केवल खिलाफत आंदोलन, जो कि कब शुरू हुआ था? 1919 में शुरू हुआ था और इनका मुख्य उद्देश्य था कि किसी भी प्रकार से ऑटोमन साम्राज्य और खलीफा की रक्षा की जा सके और ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जो है कि भारतीयों को तैयार किया जाए। तो अगला प्रश्न हो जाएगा 12 नंबर के बाद 13। यहाँ पे इंग्लिश वर्जन है, हम लोग हिंदी वर्जन सीधे पढ़ेंगे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा निम्नलिखित में से किस एक गवर्नर जनरल को भारत का उद्धारक कहा जाता है? तो भारत का उद्धारक ए ऑप्शन से हो जाएगा, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा जो है कि स्थानीय स्वशासन का जो है कि कदम भी उठाया गया था। और ये भारत में 1880 से 84 तक 1880 से 84 तक इनका कार्यकाल रहा था भारत में, और इसीलिए इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक भी कहा है। तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है?
यहाँ पे दो कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, मुस्लिम लीग ने 12 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था क्या, तो ये बात पूछी जा रही है। और दूसरा है यहाँ पर, इसी दिन लाहौर अधिवेशन में लीग द्वारा द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को पूर्णतः स्वीकार कर लिया गया था। तो आप देखेंगे कि पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है और दूसरा जो है कि गलत है, क्योंकि इसी दिन यानी 12 दिसंबर के दिन लाहौर अधिवेशन में लीग के दो राष्ट्रवाद सिद्धांत को अपनाया गया था। तो ये गलत है, क्योंकि जो लाहौर अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, वो स्पेशली 1940 में हुआ था, न कि 1939 में। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है, इसलिए जो सी आंसर हो जाएगा इसका कि ए सही है और आर गलत है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है। इसका प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था, यह पूछा जा रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है। और इस सत्याग्रह स्वरूप में सीमित, प्रतीकात्मक और अहिंसात्मक था, यह भी सही है। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे जिन्होंने आंदोलन में जेल हुई थी, यह भी सही है। और इस आंदोलन के जो दूसरे सत्याग्रही थे वो ब्रह्मदत्त थे, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो पहले सत्याग्रही थे वो तो थे विनोबा भावे, और दूसरे जो सत्याग्रही थे वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू, JLN जवाहरलाल नेहरू थे। और जबकि तीसरे नंबर पे ये ब्रह्मदत्त थे, थर्ड नंबर पे ब्रह्मदत्त थे, न कि दूसरे पे। तो टी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था, कहाँ से दिया था इन्होंने, तो इन्होंने सिंगापुर से दिया था। कहाँ से दिया था? सिंगापुर से दिया था। अगला प्रश्न है 17, यद्यपि अहिंसा का अर्थ क्रियात्मक रूप से जानबूझकर कष्ट उठाना है, तथापि यह सिद्धांत दुराचारियों के सामने हथियार डालने का समर्थन नहीं करता है। उपरोक्त कथन का उल्लेख गांधी जी द्वारा अपने किस पत्र या पत्रिका में किया गया है, तो यंग इंडिया में इन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था। किस में लिखा था? यंग इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 17 है, यद्यपि अहिंसा का अर्थ क्रियात्मक रूप से जानबूझकर कष्ट उठाना है, और साथ ही साथ ये वाला प्रश्न जो है कि हम लोगों ने अभी कर लिया है, यंग इंडिया हो गया है इसका आंसर, ये वाला प्रश्न हमने कर लिया है। 18वां प्रश्न हम लोग। अगला प्रश्न है 18, यहाँ पे कुछ पुस्तकें लिखी हुई हैं और उनके कुछ लेखक हैं। तो द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश इंडिया के जो मुस्लिम्स थे उसके लेखक हो जाएंगे आपके पीटर हार्डी। और अगला है पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज 1857 टू 1948, इसके लेखक हो जाएंगे खालिद बिन। अगला प्रश्न है मतलब अगली पुस्तक है खिलाफत टू पार्टीशन, यानी कि खिलाफत टू पार्टीशन, ये मोइन सगीर की है। और मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया, ये WC स्मिथ की पुस्तक है, मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या पूछ रहा है, आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्न घटनाओं का पहले बाद में क्रम से सही लिखिए, यानी कि पहले से बाद में, सबसे पहले कौन सी घटना हुई, फिर उसके बाद में, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, तो ये हमें क्रम से बतानी है। तो अगर हम इसका सही उत्तर देखेंगे तो आप देखोगे कि नेहरू योजना जो हुई है, नेहरू रिपोर्ट, ये सामान्यतः आती है आपकी 1928 में। कब आती है ये? 1928 में। अगस्त प्रस्ताव आपका आएगा 1940 में। क्रिप्स मिशन आएगा 1942 में। और बैबल योजना आती है 1945 में। तो इस हिसाब से आप जो इसका क्रम बैठाएंगे तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 है, हड़ताल शब्द का संभवतः प्रथम बार प्रयोग निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन में हुआ था। तो हड़ताल शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह में किया गया था, जो गांधी जी के द्वारा 1919 में आयोजित किया गया था। 21 प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक को काकोरी षड्यंत्र के तहत फांसी की सजा नहीं हुई थी। सचिन नाथ सान्याल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, सचिन नाथ सान्याल को नहीं दी गई थी, बल्कि इनकी जगह रामप्रसाद बिस्मिल यहाँ पर शामिल थे। तो 4 लोग थे, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, इन 4 लोगों को जो है कि दी गई थी फांसी की सजा। साथ ही साथ सचिन नाथ सान्याल ने एक पुस्तक लिखी थी बंदी जीवन, जो कि क्रांतिकारियों की बाइबल मानी जाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं 22, ये तो इंग्लिश वर्जन है, हिंदी में आते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा के विरोध के लिए, यानी कि इसके विरोध के लिए पत्रिका का उपयोग किया गया था। किस पत्रिका का उपयोग किया गया था? तो यहाँ पे सी हो जाएगा, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी में ही इन्होंने सबसे पहले इस पर फोकस किया, और उस समय आपके विलियम बेंटिक साहब जो है कि यहाँ पे गवर्नर जनरल थे, जिनकी मदद से 1829 में इसे समाप्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 23 है, पानीपत के तीसरे युद्ध के समय मराठा का जो पेशवा था वो कौन था। तो बालाजी बाजीराव थे, क्योंकि जब तीसरा युद्ध हो रहा था 1761 में, कब हो रहा था ये? 1761, 14 जनवरी 1761 को एक तरफ सेना थी मराठों की और एक तरफ थी अहमद शाह अब्दाली यानी अफगान शासक की। तो उस समय मराठों का जो पेशवा था वो बालाजी बाजीराव थे।
24 प्रश्न है यहाँ पे मिलान करना है। सूची फर्स्ट में कुछ विद्रोह दिए हुए हैं और सूची सेकंड में उसके जो है कि नेतृत्वकर्ता दिए हुए हैं। तो जैसे अहोम विद्रोह जो है कि असम में हुआ था और ये गोमधर कुंवर जी के द्वारा हुआ था। पागलपंथी विद्रोह की बात करेंगे तो इसको जो है कि करमशाह ने नेतृत्व प्रदान किया। कूका आंदोलन की बात करेंगे तो इनको भगत जवाहर मल के द्वारा दिया गया पंजाब में। और रामोसी विद्रोह जो चित्तूर सिंह के द्वारा किया गया था, रामोसी विद्रोह चित्तूर सिंह के द्वारा किया गया था। और अगला प्रश्न है 25, निम्नलिखित में से कौन गुबार ए खातिर के लेखक हैं? तो गुबार ए खातिर एक पुस्तक है जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा लिखी गई थी। और यह मुख्य रूप से कब लिखी गई थी? तो यह मुख्य रूप से 1942 से 1946 के दौरान लिखी गई थी यह पुस्तक। 28 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 26वां प्रश्न पूछ रहा है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। बंगाल में द्वैध शासन की बात करेंगे तो रॉबर्ट क्लाइव ही लेके आया था 1765 में, जिसको आगे चल के 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त कर दिया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग नहीं था बल्कि लॉर्ड विलियम बेंटिक था। इवन कि लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था जो है कि 1833 के अधिनियम के द्वारा। और लॉर्ड कैनिंग की बात करेंगे तो पहले भारत के वायसराय बने थे, भारत के पहले वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल बने थे। फिर भारतीय पुलिस सेवा का जनक कौन था? तो भारतीय पुलिस सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस था और सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू की थी। और ये भारत में 1898 से 1904 तक थे। वो सॉरी 1798 में। और यहाँ पर हम देखेंगे 27 प्रश्न को। तो क्या कहता है 27, निम्नलिखित वाक्य का संबंध किस एक व्यक्ति से है कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना है, मेरे शब्दों से नहीं करना है आप लोगों को। तो ये जो हो जाएगा लॉर्ड रिपन साहब ने कहा था और इन्हीं को जो है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक भी कहा है। 28 प्रश्न है, अमृतसर की संधि 1809 किसके बीच में हुई थी? तो ये महाराजा रणजीत सिंह और शाह शुजा के बीच हुई थी या महाराजा रणजीत सिंह अंग्रेजों के बीच? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा इसका डी आंसर कि महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई थी अमृतसर की संधि 1809 में, जिसमें कह दिया गया था कि एक तरफ जो है कि अंग्रेज की सीमा रहेगी और एक तरफ उसके आगे रणजीत सिंह की रहेगी। अच्छा, अंग्रेजों की तरफ से यहाँ पे जो शामिल हुए थे वो हुए थे चार्ल्स मेटकाफ जी इसमें शामिल हुए थे। 29 प्रश्न है यहाँ पे, पूना समझौता जो कि अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। तो अगर हम बात करेंगे पूना समझौता की तो ये 1932 में हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, अगर लखनऊ अधिवेशन की बात करेंगे तो ये 1916 में हुआ था। भगत सिंह को फांसी 1931 में दी गई थी। अब इस हिसाब से आप काल अनुक्रम जब बैठाएंगे तो आपका सबसे पहले आएगा 3, यानी कि 3 से शुरू होने वाला ऑप्शन ये है 3। फिर उसके बाद आएगा 2 जलियांवाला बाग, फिर उसके बाद आएगा भगत सिंह की फांसी और उसके बाद पूना समझौता। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में मराठा सरदार हैं और उनके क्षेत्र दिए हैं कि ये कहाँ कहाँ पर शासन कर रहे थे। अगर सिंधिया की बात करेंगे तो ये आपके सिंधिया जी ग्वालियर में थे, ग्वालियर के शासक सिंधिया जी थे। गायकवाड़ की बात करेंगे तो गायकवाड़ गुजरात के बड़ौदा में। और भोसले की बात करेंगे तो ये नागपुर में हो जाएंगे। और होलकर की बात करेंगे तो इंदौर से संबंधित हैं। 31 प्रश्न है, दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी थी। किसने रखी थी? नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी थी। तो इसका जो और दूसरा हो जाएगा, इस व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया तथा बाद में कॉर्नवालिस ने इसे सुदृढ़ता प्रदान की। और नीचे दिए गए कूट के हिसाब से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, कि दोनों ही सही हैं लेकिन एक दूसरे की कोई व्याख्या नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हिंदी वर्जन में पूछा जा रहा है यहाँ पे कि बेथुन स्कूल की स्थापना 1821 में कलकत्ता में की गई थी। यह नारी शिक्षा के लिए 19वीं सदी के 5वें और 6ठे दशकों में चलाए गए शक्तिशाली आंदोलन का पहला परिणाम था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा कि केवल पहला तो सही है कि बेथुन स्कूल की स्थापना कलकत्ता में एक मिनट, यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों असत्य पूछा जा रहा है ना। हाँ, तो बेथुन की जो स्थापना हुई थी वो 1821 नहीं बल्कि 1849 में की गई थी। और दूसरा बिल्कुल सही है कि ये नारी शिक्षा के लिए था। अच्छा, इसके जो सचिव थे वो कौन थे? ईश्वरचंद विद्यासागर थे। ठीक है, ईश्वरचंद विद्यासागर इसके सचिव भी थे। अगला प्रश्न 33, निम्नलिखित पत्रिकाओं या निम्नलिखित स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित किस पत्र पत्रिकाओं का लेखन मदन मोहन मालवीय जी द्वारा नहीं किया गया था? तो मदन मोहन मालवीय जी ने जो है कि
आपके अभ्युदय का तो किया था, हिंदुस्तान का भी किया था, लेकिन इंडियन मिरर और सोम प्रकाश का नहीं किया गया था। सोम प्रकाश और इंडियन मिरर का इन्होंने पब्लिकेशन नहीं किया था, क्योंकि इंडियन मिरर का जो किया था वो थे केशव चंद्र सेन। क्या नाम था उनका? केशव चंद्र सेन थे इससे संबंधित। और सोम प्रकाश की बात करेंगे तो ये थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बाकी आपकी अभ्युदय, लीडर और साथ ही साथ हिंदुस्तान, ये तीनों ही मदन मोहन मालवीय जी की रचनाएं हैं। 34 प्रश्न है। 1852 में दर्पण नामक एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो बाल शास्त्री जाम्बेकर जी के द्वारा किया गया था। बाल शास्त्री जाम्बेकर जी के द्वारा किया गया। 35 प्रश्न है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था की आलोचना में निम्न कथन किसका है? हमारी मनुष्यता जिस महानतम ऊंचाई को छू सकती है वहां तक वर्तमान व्यवस्था में हम कभी नहीं पहुंच सकेंगे। महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या भगत सिंह? तो सही जवाब हो जाएगा आपका बी, कि गोपाल कृष्ण गोखले जी ने यह स्टेटमेंट दिया था। 36 प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसका यह मानना था कि अंग्रेजों ने भारत मुगलों से नहीं बल्कि हिंदुओं, मराठों और सिखों से प्राप्त किया? बिल्कुल सही बात है कि मुगल तो भी केंद्रीय व्यवस्था में थे, लेकिन ये जो बाहर के जो क्षेत्र थे जो एकजुट नहीं रह पाए, इसलिए अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया। तो ये डब्ल्यू हंटर ने ऐसा लिखा है कि ये जो है कि आपस में लड़ते थे, बंगाल, कर्नाटक, मैसूर वगैरह, हिंदू, सिख, मराठा, ये लोग आपस में लड़के ही अपने आप को कमज़ोर किए, जिसका फ़ायदा अंग्रेजों ने उठा लिया। अगला प्रश्न 37। यहाँ पे कुछ संस्था हैं और उनके संस्थापकों का नाम पूछा जा रहा है। अगर हम बात करें आत्मीय सभा की, तो आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय जी के द्वारा स्थापित की गई थी। कब की गई थी? 1817 में। यही आगे चल के 1828 में ब्रह्म समाज का नाम लेगी, या ब्रह्म सभा का। रामकृष्ण मिशन की बात करेंगे, रामकृष्ण मठ की, तो ये 1897 में गठित हुआ था और स्वामी विवेकानंद के द्वारा। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में स्थापित किया। आदि ब्रह्म समाज ये आगे चल के केशव चंद्र सेन के द्वारा स्थापित किया गया था, क्योंकि जब आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज को लेके विवाद हो गया था। तो 38 प्रश्न है। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत यानी कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को सर्वप्रथम सरकारी नीति के रूप में कब लागू किया गया था? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने जो है कि लागू किया था इसे। लॉर्ड ऑकलैंड ने इसको लागू किया था। और 39 प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक युद्ध का कारण था? तो कर्नाटक युद्ध का कारण यहाँ पे पूछा जा रहा है यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का प्रश्न, यह भी सही है। अंग्रेज और फ्रांसीसियों में अमेरिका में औपनिवेशिक विस्तार के लिए संघर्ष, यह भी सही है। और अंग्रेज और फ्रांसीसियों का भारत में व्यापारिक स्वामित्व, ये भी सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, कि जो सभी सही है। डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न 40। निम्नलिखित में से कौन सा एक रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रभाव था? सरकार एवं किसानों के मध्य सीधा संपर्क स्थापित हुआ था, यह बात सही है। लगान की वसूली कठोरता से की जाने लगी, यह भी बात सही है। लगान की दर काफ़ी ऊंची थी, यह बात भी सही है। तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कि उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हैं। तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है आपका 41। वर्ष 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट पर भाषण देते हुए निम्नलिखित में से किसने धन के बहिर्गमन सिद्धांत का जो है कि प्रस्तुत किया था? तो यहाँ पर ये आपका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, गोपाल कृष्ण गोखले। अब यहाँ पर 1 मिनट आप रुकिएगा। आप लोग कहेंगे सर ये तो दादा भाई नौरोजी थी, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 1901 में पूछा जा रहा है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो भारत में थी। हालांकि 1867 में ही दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में लंदन में जो है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो बैठक थी वहाँ पर इंग्लैंड डेट टू इंडिया नाम की पुस्तक में पहले ही इसको घोषित किया था कि ये धन का बहिर्गमन सिद्धांत है। लेकिन अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं तो 1901 में गोपाल कृष्ण गोखले ने स्टेटमेंट दी थी। 92 प्रश्न है। वर्ष 1896-97 में आए अकाल को महान अकाल कहा गया है। ओके। और इस अकाल ने न्यूनाधिक रूप से सभी प्रांतों को प्रभावित किया, यानी कम या ज़्यादा के रूप में सभी को प्रभावित किया। तो बिल्कुल सही बात है और दोनों ही एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। 43 प्रश्न। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के मूल सिद्धांतों का निरूपण अपनी पुस्तक ब्रह्म धर्म में किया, या राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के अंतर्गत प्रथम अंतर्जातीय विवाह का आयोजन किया था? तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि केवल पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये ब्रह्म धर्म में नहीं किया गया था। क्योंकि ये जो बात की जा रही है केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के जो मत सिद्धांत थे ये मूल रूप से देवेंद्र नाथ टैगोर ने किए थे, न कि केशव चंद्र सेन ने। तो ब्रह्म धर्म में ही किया गया था। दूसरा, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के अंतर्गत प्रथम अंतर्जातीय विवाह का आयोजन भी किया था। दूसरा तो सही है, लेकिन पहला गलत हो जाएगा।
44 प्रश्न देखते हैं। मुस्लिम लीग ने किस तिथि को सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया था? तो 16 अगस्त 1946 को इन्होंने आयोजित की थी, यानी इस दिन सांप्रदायिक दंगे भी हुए थे और भारतीय से पाकिस्तान को लेना ही इनका मुख्य उद्देश्य हो गया था। और अगला प्रश्न है, तो निम्नलिखित आयोगों और समितियों का कौन सा एक अकाल से संबंधित नहीं है? जैसे कैंपबेल समिति की बात करेंगे, स्ट्रेची आयोग की, लॉयल आयोग और शाही आयोग। तो सही जवाब हो जाएगा डी, शाही आयोग, क्योंकि जो शाही आयोग की स्थापना हुई थी वो 1928 में हुई थी और ये मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र की समीक्षा के लिए था कि कृषि क्षेत्र में कितना सुधार हुआ है। बाकी तीनों ही यानी कैंपबेल, स्ट्रेची और लॉयल, ये तीनों ही आपके अकाल से संबंधित है। अगर मैं इनकी स्थापना की बात करूं तो कैंपबेल जो समिति है ये मुख्य रूप से 1866-67 में गठित की गई थी। स्ट्रेची कमेटी की अगर बात करूं तो 1880 में गठित की गई। वहीं लॉयल कमेटी की बात करूंगा तो 1897, तो आप इनको क्रम से भी देख सकते हो। और शाही आयोग की बात करेंगे तो ये 1928 में गठित की गई थी। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। तो 46 प्रश्न कहता है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस एक के द्वारा विधवा विवाह को वैध मान लिया गया था और उससे उत्पन्न बालक को भी वैध घोषित किया गया था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 47 हो जाएगा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में विभागीय पद्धति का सूत्रपात किया गया? तो सही जवाब हो जाएगा ए, 1861 का भारत परिषद अधिनियम था, जिसके द्वारा लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विभिन्न विभाग जो है कि अलग अलग सदस्यों को दे दिए गए थे, यानी मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की यहाँ पर नींव डाली जा रही थी। 48 प्रश्न है, निम्नलिखित उपाधियों में से कौन सी एक राजा राम मोहन राय से संबंधित नहीं है? जैसे आधुनिक भारत का पिता भी इनको कहा जाता है, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक भी कहा जाता है, युग दूत भी कहा जाता है और सृजन की प्रतिभा नहीं कहा जाता, क्योंकि सृजन की जो प्रतिभा होती है वो इनको नहीं बल्कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 49 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 1857 के केंद्र हैं कुछ क्रांति के और नेतृत्वकर्ता। अगर इलाहाबाद की बात हम करेंगे तो इलाहाबाद में जो है कि इनका नेतृत्वकर्ता कौन था? लियाकत अली। फैज़ाबाद की बात करेंगे तो मौलवी अहमदुल्ला। जगदीशपुर में कुंवर सिंह। लेकिन बरेली में तात्या टोपे साहब नहीं थे, खान बहादुर खां थे और तात्या टोपे आपके कानपुर से संबंधित थे। तो 49 का डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, पूना की संधि 1817 में निम्नलिखित में से किसका परिणाम थी? तो जो 1817 में जो आखिरी आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था तीसरा, इसी का ये परिणाम थी। किसका परिणाम थी? आखिरी। और इस समय जो है कि गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, जरूर पूछ लिया जाता है, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे यहाँ पे। 51 प्रश्न है, निम्नलिखित निम्न जाति आंदोलन से संबंधित संस्थाओं में कौन सी एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं थी? तो अगर आप देखेंगे कौन सी एक स्थापित नहीं है, द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन किया था इन्होंने स्थापित। और ये कब स्थापित हुई थी ये ध्यान दीजिएगा। तो ये स्थापित की गई थी पहली वाली 1920 में। फिर समता समाज संघ यह भी स्थापित की गई थी 1927 में। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण, इसकी जो स्थापना की गई थी 1932 में, लेकिन ये महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थापित की गई थी और यही अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं थी। और अगला है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, यानी कि अनुसूचित जात परिसंघ, जो कि 1942 में इस्टेब्लिश हुई थी। तो ये आप लोग क्रम देख सकते हैं। तो 51 का हो गया सी। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, 52 प्रश्न की ओर। यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? जनजाति विद्रोह और उनके वर्ष। तो आप देखोगे कि जो कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो आपका कोकी विद्रोह यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि कोकी विद्रोह 1818 से 26 नहीं बल्कि 1826 से 44 तक चला। और जबकि चुहार विद्रोह 1768 से 72 तक हुआ बंगाल में, और भील विद्रोह 1818 से 72 तक हुआ, ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ मुख्य रूप से। और रामोसी विद्रोह की बात करेंगे जो कि चित्तूर सिंह के नेतृत्व में हुआ, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में हुआ 1822 से 41 तक। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। 53 प्रश्न है,
कुछ मजदूर संगठन हैं और यहाँ पे संस्थापक हैं, जैसे सोशल सर्विस लीग, ये जो है कि एन एम जोशी, नारायण मल्हार जोशी थे यहाँ पे। मद्रास लेबर यूनियन, मद्रास लेबर यूनियन की बात करेंगे तो ये वीपी वाडिया जी के नेतृत्व में थी, और हिंदुस्तान मजदूर सभा सरदार पटेल जी के नेतृत्व में। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा कि 1, 2, 3 तीनों ही सही सुमेलित हैं। अगर हम बात करें सोशल सर्विस लीग की तो ये 1911 में इस्टेब्लिश हुई थी। अगर दूसरी बात करें मद्रास लेबर यूनियन की तो ये 1918 में इस्टेब्लिश हुई, और हिंदुस्तान मजदूर सभा 1938 में इस्टेब्लिश हुई। तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा, इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, जतींद्रनाथ मुखर्जी निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी समिति या समितियों के सदस्य थे। जतींद्रनाथ की बात की जा रही है यहाँ पे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुशीलन समिति, युगांतर और गदर पार्टी। ये तीनों से ही संबंधित थे, इसलिए डी आंसर यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है 55, 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। 5 सितंबर 1939 को ब्रिटेन ने भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया था। दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करेंगी, क्योंकि भारत को शामिल कर देने से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे 56 प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की सत्यार्थ प्रकाश की रचना कब की गई थी, तो 1875 में की गई थी। नहीं सॉरी, यहाँ पे 1875 नहीं, 1874 हो जाएगी। स्वामी दयानंद सरस्वती की जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक थी वो हो जाएगी आपकी 1874। अगला प्रश्न है, मुशर्रफ हुसैन द्वारा लिखे गए नाटक जमींदार दर्पण में निम्नलिखित में से किस विद्रोह का उल्लेख मिलता है। तो जमींदार दर्पण में पावना किसान विद्रोह हमें देखने को मिलता है। कौन सा मिलता है? पावना विद्रोह। और यह मुख्य रूप से कब हुआ था? 1873 से 76 के बीच में जो है कि घटित हुआ था मध्य बंगाल में। 58 प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भविष्य का अग्रदूत एवं भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी माना जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। किसको माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। 59 प्रश्न है, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किस एक को गोपाल कृष्ण गोखले ने द्वितीय औरंगजेब की उपाधि दी थी? तो 59 का हो जाएगा सी, लॉर्ड कर्जन को द्वितीय औरंगजेब की उपाधि यहाँ पर दी गई थी। 60 प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का क्रम से कूट के स्थान, मतलब कूट का प्रयोग करके आपको बताना है। तो क्रम से अगर हम बताएंगे तो आप देखोगे सबसे पहले होगा संभलपुर, उसके बाद उदयपुर, फिर नागपुर और फिर करौली। तो इस तरीके से पूरे आते हैं। अगर संभलपुर की बात करेंगे तो 1849, उदयपुर की बात करेंगे तो 1852, नागपुर की बात करेंगे तो 1854, करौली की बात करेंगे तो 1855। देखिए कहीं कहीं पे इनके जो ईयर होते हैं वो गलत होते हैं, यानी कि अलग मिलते हैं हमसे, लेकिन यहाँ पर बस आपको मेन बात ये रखनी कि इनका जो क्रम है वो आपको याद होना चाहिए। 61 प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कुछ स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कुछ घटना है क्रांतिकारी और उनसे संबंधित व्यक्तियों के युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अलीपुर षड्यंत्र के जो 1908 में हुआ था, यहाँ पे अरविंद घोष थे, बिल्कुल सही जवाब है। नासिक षड्यंत्र जो 1909 में हुआ, वीडी सावरकर थे, यह भी सही है। बनारस षड्यंत्र जो 1915-16 में हुआ, इसमें बाल मुकुंद शामिल नहीं थे, बल्कि यहाँ पर सचिंद्रनाथ सान्याल जी शामिल थे और जिनको काला पानी की सजा दी गई थी। बाल मुकुंद की अगर हम बात करेंगे तो ये दिल्ली षड्यंत्र से संबंधित थे, जो कब हुआ था? 1912 में हुआ था। और अगला है हावड़ा षड्यंत्र केस 1910, जिसमें जतिन मुखर्जी, ये तो सही है। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा कि ये यहाँ पे सही सुमेलित नहीं किए गए हैं। तो 62 प्रश्न को देख लेते हैं। गवर्नर जनरल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा कंपनी के अधिकारियों के दोषों को बहुत स्पष्ट रूप से प्रकाशित करने के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा किस समाचार पत्र का प्रकाशन बंद कर दिया गया था? तो अगर हम बात करेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंगाल गजट। बंगाल गजट जो कि भारत का पहला समाचार पत्र था, इसकी शुरुआत 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी? जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा शुरू की गई थी और इसमें सरकार की प्रखर आलोचना की जाती थी, जिसकी वजह से 2 वर्ष बाद 1782 में ही बंद कर दिया गया। 63 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? 1856 ईस्वी में सेना भर्ती अधिनियम पारित किया गया था। यह लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल था। इस अधिनियम के अनुसार कोई भी सैनिक समुद्र पार जाने से मना कर सकता था। तो केवल और केवल पहला और दूसरा ही सही होगा, तीसरा नहीं, क्योंकि अब वो मना नहीं कर सकते थे। इस नियम में यह कहा गया कि अब आप कोई भी व्यक्ति समुद्र के पार जाकर सेवा देने से मना नहीं कर सकता। 64 प्रश्न है,
अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो अंग्रेजी को जो शिक्षा माध्यम बनाने की बात थी वो 1835 में बना दिया गया था, क्योंकि 1833 के अधिनियम में जो है कि डिबेट हुआ कि भाई अंग्रेजी को माध्यम बनाया जाए या हिंदी को माध्यम बनाया जाए, और इसमें खासकर आपके लॉर्ड मैकाले का जो है कि सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, जो कि 1835 में ही लॉर्ड मैकाले मिनट लेके आते हैं। 65 प्रश्न है, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में किसके द्वारा पारित किया गया था? तो लॉर्ड लेटन के द्वारा इसे जो है कि पारित किया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 66 है, बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो 1836 में इसकी शुरुआत की गई थी, और ये मुख्य रूप से जो है कि बंगाल में स्थापित इस तरह के संगठनों में 1836 जो कि क्रांतिकारी संगठन थे, राष्ट्रीय संगठन, उसके द्वारा स्थापित की गई थी, यानी ये प्रकाशित की गई थी। और अगला प्रश्न है 67, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना लॉर्ड कर्जन से संबंधित नहीं है? तो आप देखेंगे कि सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग बनाया गया था। दूसरा फैक्ट्री अधिनियम 1891 में था। लॉर्ड किचनर विवाद ये भी सही है। यंग हस्बैंड विवाद ये भी सही है। तो केवल बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो दूसरा फैक्ट्री अधिनियम था ये 1891 में है, जबकि लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल है वो 1899 से 1905 है। तो इस समय यहाँ पर थे ही नहीं ये। 68 प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक कमेटी ने विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया? तो वो कौन थे? आपके आरुंडेल कमेटी थी, जिसने कहा था कि जो बंगाल विभाजित हो गया है उसे पुनः जो है कि एकयुक्त करना चाहिए। और 69 प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया या प्रस्तावित किया गया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रणों से मुक्त होना चाहिए? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, अहमदाबाद अधिवेशन 1921। इसमें जो है कि जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? हकीम अजमल साहब, हकीम अजमल खान साहब, ये इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इस समय क्यों कर रहे थे? क्योंकि सी आर दास ऑलरेडी जेल में थे, इसीलिए यहाँ पर इन्होंने ऐसी बात की थी। और 69 के बाद 70 है। यहाँ पे सूची फर्स्ट में कुछ पुस्तक हैं और सूची सेकंड में लेखक हैं, तो इनको हमें मिलान करना है। जैसे स्प्रिंगिंग टाइगर की बात करेंगे तो हीट टोए हैं इसके, और नेशन इन मेकिंग ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी की, अनहैप्पी इंडिया वैलेंटाइन सिरोल, और इसी में इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। और इंडियन अनरेस्ट ये आपका, ये थोड़ा सा कूट मिलान गलत हो गया, आप लोग इसे सही कर लीजिएगा कि अनहैप्पी जो इंडिया है ये लाला लाजपत राय की, और इंडियन अनरेस्ट इसको वैलेंटाइन सिरोल ने लिखा है। और इस पुस्तक में कहा गया कि बाल गंगाधर तिलक क्या है? भारतीय अशांति के जनक हैं। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया था, इसको आप सही कर लीजिएगा प्लीज़। और 72 प्रश्न देखते हैं। भवानी मंदिर नामक पुस्तक का प्रकाशन 1905 में जो हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था? भवानी मंदिर जो पुस्तक है ये वारिंद्र नाथ घोष के द्वारा किया गया था, और यह क्रांतिकारी राजनीतिक सन्यासी का जीवन कब तक बिताया जाए, इन सभी चीज़ों पर लिखी गई। अगला प्रश्न है यहाँ पे 72। यहाँ पूछा जा रहा है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो इंटक था उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 72 का बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अगले प्रश्न को देखते हैं 73 को। तो 73 में देख लेते हैं क्या लिखा है कि वर्ष 1878 में जारी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम को गैंगिंग एक्ट भी कहा जाता था, और साथ ही साथ इस अधिनियम को लाने का श्रेय लॉर्ड लेटन को है। पायनियर समाचार पत्र ने इस अधिनियम का समर्थन किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, क्योंकि ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 74। निम्नलिखित में से किसने सन 1850 ईस्वी में विडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना की थी? तो डी हो जाएगा, विष्णु परशुराम पंडित जी ने इसकी स्थापना की थी, और यह कब की थी? 1850 में। 75 है। निम्नलिखित में से सत्य कथनों की पहचान कीजिए। केरल में छुआछूत के विरोध में वायकॉम विरोध जो है कि सत्याग्रह 1924 में शुरू किया गया। वहीं 1925 में गांधी जी त्रावणकोर गए और तथा इस मुद्दे पर रानी से बातचीत भी इन्होंने की थी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सत्य कथन, तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों ही सही हैं। 76 प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, 1833 का चार्टर अधिनियम के द्वारा।
77 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल की नहीं है? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल की कौन सी घटना नहीं है? तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना, क्योंकि ये इसके समय में स्थापित नहीं की गई थी, बल्कि 1835 में विलियम बेंटिक के समय स्थापित की गई थी। जबकि पंजाब का विलय, सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD और भारत के बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोलना, ये तीनों ही डलहौजी के शासनकाल में शुरू किया गया था। 78 प्रश्न को देखते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 का प्रस्ताव पारित किया गया था कब? कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में, जो 1940 को ही आयोजित हुआ। 79 है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसमें छात्रों की भागीदारी रोकने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा कार्लाइल सर्कुलर जारी कर दिया गया था? तो इस 79 का बी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन के दौरान, जो कि कार्लाइल सर्कुलर में यह कहा गया था कि जो भी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे हैं विद्यार्थी, इन्हें इसमें भाग लेने से रोकना था। क्वेश्चन नंबर 80 है, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। सत्य कथन की बात पूछी जा रही, तो 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर सही हैं। 81 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो गांधी इरविन समझौता, जो कि 5 मार्च 1931 को कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था, तो इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं। 82 प्रश्न, महिला शिक्षा के लिए महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड बनाने की सिफारिश किस आयोग के द्वारा की गई थी? तो सही जवाब हो जाएगा सी, सैडलर कमीशन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है 83, मराठा शासन में लिया जाने वाला वह कर जिसके बदले पड़ोसी राज्यों को मराठा के आक्रमण से तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त होता था, वो कहलाता था आपका चौथ। क्या हो जाएगा? चौथ हो जाएगा। अगला प्रश्न है 86 प्रश्न नंबर होगा 84। अच्छा, 84 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर समानांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था? तो देखिए, बलिया में भी किया गया था, तामलुक बंगाल में और सतारा में भी हुआ था, लेकिन ग्वालियर में इस प्रकार की कोई सरकार का गठन नहीं किया गया था। और अगला प्रश्न है यहाँ पर 85 प्रश्न संख्या। तो 85 प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से घटनाओं के काल अनुक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पे कौन सी घटना घटित हुई थी? तो सांप्रदायिक पंचायत, जो कि कब हुई थी? 1932 में हुई थी। 86 प्रश्न को देखते हैं, वर्ष 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बार तार लाइन का आरंभ किया गया था। ये बात बिल्कुल सही है, यह बात यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। और ब्रिटेन के साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति के लिए बर्मा और पश्चिमोत्तर भारत में भारी लागत से अनेक रेल लाइनें बिछाई गई थी, तो यह भी सही है। तो 86 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कि दोनों ही सही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। 87 प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बीजापुर का युद्ध, जजाऊ का युद्ध और ब्लैक होल की घटना। तो आप देखेंगे कि जो जजाऊ का युद्ध था, ये तो आपका हुआ था 1707 में, जो औरंगजेब के मरने के बाद हुआ था उत्तराधिकार युद्ध के रूप में। बीजापुर का युद्ध हुआ था 1709 में, और ब्लैक होल की घटना 1756 में हुई थी, जो कि सिराजुद्दौला के समय घटित हुई थी। तो इस आधार पर आप देखेंगे 2, 1, 3 यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 88 प्रश्न को देख लेते हैं। 88 प्रश्न क्या कहता है, भारत से भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। बिल्कुल सही बात है। और डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया था, यह भी सही है। और दोनों ही इसकी एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महालवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो महालवाड़ी जो व्यवस्था थी उसका जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है, जो स्पेशली पश्चिमी भारत में शुरू हुई थी। 90 प्रश्न है, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार के व्यवस्थित कीजिए। जैसे गडकरी विद्रोह की बात करेंगे तो गडकरी विद्रोह था 1844 में, पॉलीगरों का विद्रोह था 1799 से लेकर 1801 तक, और पाइक विद्रोह की बात करेंगे जो उड़ीसा में हुआ था 1817 से लेकर 1825 तक, और मोपला विद्रोह की बात करेंगे तो मोपला विद्रोह आपका ये हो जाएगा 1921 में हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस हिसाब से आप जो है कि इसको बैठा सकते हैं कूट पर। तो आगे देखते हैं 91 का प्रश्न, एम.एन. रॉय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की जो स्थापना की थी भारत में, वो कब की थी? तो 1940 में की थी, 1940 में। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी जी को यह कार्य सौंपा गया था। 92 का ए हो जाएगा।
93 प्रश्न संख्या को देखते हैं। यहाँ पे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी हुई है, इसको मिलान करना है हमें। तो जैसे दुर्लभ राय की बात करेंगे तो दुर्लभ राय बंगाल नवाब का जो है कि कोषाध्यक्ष हुआ करता था। जगत सेठ की बात करेंगे तो ये मुर्शिदाबाद का सेठ था। मोहम्मद रजा खां की बात करेंगे तो ये बंगाल का दीवान था। और राजा सिताब राय की बात करेंगे तो ये बिहार का दीवान था। 94 के बाद प्रश्न को देखते हैं। यहाँ किसान संगठन है और उनकी स्थापना वर्ष दिए हुए हैं। तो जैसे किसान संगठन स्थापना वर्ष में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो संयुक्त प्रांत किसान सभा 1926 में नहीं गठित हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 1918 में। कब हुई थी? 1918 में गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी जी के द्वारा की गई थी। अवध किसान सभा 1920 में जो है कि हुई थी। अवध किसान सभा जो है कि 1920 में हुई थी। रैयत संघ 1923 में और कृषक प्रजा पार्टी 1929। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 95 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जैसे चौरी चौरा की घटना 1922 में, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 में, स्वराज पार्टी का गठन 1923 में और साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में। तो इस हिसाब से जब आप देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा डी 2 1 4 3 4। 96 प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है। इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई, सही है। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। आगे देखते हैं। अहमदाबाद में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया था, नहीं। अहमदाबाद में जो 1921 में जो बैठक हुई थी उसमें इस आंदोलन को वापस करने की कोई भी बात नहीं की गई थी। और 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य था, यह भी बात सही है। 97 प्रश्न को देखते हैं। कानपुर षड्यंत्र मुकदमे का संबंध किस एक से था। तो कानपुर षड्यंत्र का जो मुकदमे का संबंध था वो कम्युनिस्ट विचारों के प्रसार को रोकने से संबंधित था, ठीक है। 98 प्रश्न है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यह अधिवेशन 1929 दिसंबर में हुआ, ये तो सही है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी चुने गए थे, लेकिन इन्होंने अपनी जगह नेहरू को बना दिया था, यह भी सही है। तो न तो पहला गलत है ना ही दूसरा गलत है। 99 है। निम्नलिखित में से किस एक ने पश्चिमोत्तर प्रांत में सविनय अभियानों का नेतृत्व किया था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान साहब या सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी भी इनको कहा जाता है। 100 प्रश्न है। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत सर्वप्रथम लाला लाजपत राय ने अपने पत्र यंग इंडिया में प्रस्तुत किया। इस अवधारणा के अंतर्गत यह प्रतिपादित किया गया कि कांग्रेस ब्रिटिश वायसराय के प्रोत्साहन पर ब्रिटिश हितों के लिए स्थापित एक संस्था है जो भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। तो ये स्टेटमेंट आपके दोनों ही यहाँ पर सही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या यहाँ पर नहीं करेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 101 पर। क्वेश्चन नंबर 101 है। 1918 में लेबर जो टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन था, इसकी स्थापना किसने की थी। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और 102 प्रश्न है। गांधी जी 1917 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की थी इन्होंने। और यहाँ पूछ रहा है 1918 में अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। तो 102 का हो जाएगा बी कि केवल दूसरा तो सही है लेकिन पहला जो है कि गलत है। क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना 1917 नहीं बल्कि 1916 में की गई थी। 103 नंबर प्रश्न है। असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस छोड़ने वाले प्रमुख नेता कौन थे। तो पहले तो मुख्य रूप से मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने छोड़ दी थी, विपिन चंद्र पाल ने भी छोड़ी थी और इनी बेसेंट ने भी छोड़ दी थी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कि तीनों ही लोगों ने यहाँ पर छोड़ दी थी। अगला प्रश्न है 104। जिस समय जनता का उत्साह अपनी चरम सीमा छूने वाला था उस समय पीछे हट जाने का आदेश देना राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं था। यह वक्तव्य असहयोग आंदोलन को वापस लिए जाने के संबंध में किसने कहा। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था यह स्टेटमेंट। 105 है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है। चौरी चौरा घटना 1922 ठीक है। गांधी इरविन समझौता 1932 नहीं था बल्कि 1931 है। भारतीय अखिल महिला संघ की स्थापना जो है कि 1926 सही है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि यही गलत है, 1931 में हुआ था। हम अगले प्रश्न को देखते हैं 106। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से कितनी बार त्यागपत्र दिया था। तो एक बार इन्होंने त्यागपत्र दिया था, वो भी जो है कि और साथ ही साथ इन्होंने एक बार जो है कि 2 बार त्यागपत्र दिया था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 2 बार त्यागपत्र दिया था। एक तो दी थी इन्होंने 1925 में और एक 1930 में दे दिया था। 107 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित घटनाओं का संबंध किस वायसराय के शासनकाल से है। जैसे बात करें चौरी चौरा की घटना, काकोरी कांड,
सिविल सेवा की दिल्ली और लंदन में एक साथ परीक्षा की व्यवस्था करना, तो सही हो जाएगा सी, लॉर्ड रीडिंग के समय ही ये तीनों के तीनों काम हो रहे थे। 108 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में सत्य नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, तो आपको ये देखना है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डी, कि भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान करना, क्योंकि यह सामान्यतः 1919 नहीं बल्कि 1909 से ही यह दे दिया गया था। जो पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था, यह 1909 से ही दे दिया गया था। 109 प्रश्न है, जुलाई 1945 में शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन आहूत की गई थी, जिसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था, तो अबुल कलाम आज़ाद जी ने किया था। 110 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, तो ऐसा स्टेटमेंट जो दिया गया था वो जी ऑस्टिन यानी कि ग्रेनविल ऑस्टिन साहब ने ऐसा कहा था। 111 प्रश्न को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है, स्वतंत्रता के पश्चात गोवा, दमन दीप तथा दादर नागर हवेली को भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में सम्मिलित करने हेतु भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो दमन द्वीप को कब्जे में लेने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था। कब चलाया गया था, ऑपरेशन विजय चलाया गया था, जो 1955 में चलाया गया था। अगला प्रश्न है 112, निम्नलिखित में से किन्हें स्वतंत्र भारत का प्रथम आरबीआई गवर्नर नियुक्त किया गया था, तो सी हो जाएगा सी डी देशमुख। सी डी देशमुख जी को गवर्नर नियुक्त किया गया था। 113 है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ था कांग्रेस के किस अधिवेशन में, तो हरिपुरा अधिवेशन जो गुजरात में हुआ था 1938 में, यहाँ पर आपकी राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। और अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किस एक में भाखड़ा नागल, दामोदर घाटी और हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं शुरू की गई थी, तो ये आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, जिसका जो कार्यकाल था 1951 से 1956 तक था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र 1969 में तारापुर महाराष्ट्र में किसके सहयोग से स्थापित किया गया था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के सहयोग से स्थापित किया गया था। और अगला प्रश्न है आपका, उष्ण जलवायु स्थितियां, धार्मिक एवं दार्शनिक विचारों की समग्रता और जनसंख्या, निम्नलिखित में से कौन भारत की विदेश नीति प्रमुख निर्धारक तत्व होते हैं, तो यहाँ पे 1, 2, 3 तीनों ही यहाँ पर निर्धारक तत्व होते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है 117, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन वर्ष 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, यह बात सही है। इसी सम्मेलन में हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव किया गया था, ऐसा बिल्कुल नहीं है, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, केवल पहला ही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये जो हिंद महासागर को या इंडो पैसिफिक को, अगर हम बात करें हिंद महासागर को, इंडियन ओशन को शांति का क्षेत्र घोषित करने की बात हुई थी, तो चौथा शिखर सम्मेलन जो 1973 में आयोजित हुआ था अल्जीरिया में, तो वहाँ पर इसको घोषित किया गया था। अगला प्रश्न 118, भारतीय इतिहास की घटनाओं को क्रमबद्ध लिखिए, तो ये जो कामागाटा मारू प्रकरण हुआ था, ये एक जहाज का था 1914 में, गांधी जी का भारत आगमन 1915, होम रूल लीग की स्थापना 1917। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो 1, 2, 3 सही हो जाएगा सी ऑप्शन। 119, यहाँ पे संगठन और संस्था दिए, इनके स्थापना वर्ष यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, तो पूछा जा रहा है कौन सा एक गलत सुमेलित है, तो आप देखेंगे इंडियन लीग की स्थापना 1878 में नहीं बल्कि 1875 में की गई थी, और लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 सही है, बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836 सही है, और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 यह भी सही है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नलिखित में से भारत और किस देश के मध्य सीमा विवाद को हल करने के लिए 1962 में कोलंबो समझौता योजना लाई गई थी, अफगानिस्तान, श्रीलंका, चीन या पाकिस्तान, तो सही हो जाएगा चीन, क्योंकि चीन के द्वारा चीन और भारत के बीच में यह सीमा विवाद समझौते को निपटाने के लिए कोलंबो योजना लाई गई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पे 121, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं है भाई, कौन सा नहीं है, भारत पाकिस्तान समझौते के बारे में है। लियाकत नेहरू समझौता जो हुआ था वो 1950 में हुआ था, सिंधु जल नदी समझौता 1960, ताशकंद समझौता 1966, लेकिन शिमला समझौता 1970 नहीं हुआ था। और शिमला समझौता कब हुआ था, यह जो है कि 1972 में हुआ था। कब हुआ था, 1972 में, जब बांग्लादेश को आज़ादी मिल गई थी। अगला प्रश्न है, गंडमक की संधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, किस युद्ध से संबंधित है, तो ये द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध से संबंधित है।
123 प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग बनाया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा बनाई गई थी। 124 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन के संबंध में सत्य है? तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, यानी ये सभी कथन सत्य हैं। पहला कि 1 वर्ष में स्वराज मिलेगा, ये भी सही है, और इसमें 1 करोड़ रुपए के नाम से तिलक स्वराज फंड की स्थापना भी हुई, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, और ये किसने किया था पारित? CR दास ने किया था। 125 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सभी सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है। तो फराजी आंदोलन 1819 सही है, लेकिन ताइनू आंदोलन जो है कि 1890 नहीं बल्कि 1839 था। कब था ये? 1839 ढाका में। अलीगढ़ आंदोलन 1875, अहमदिया आंदोलन 1889-90, यह भी सही था। तो केवल और केवल बी वाला इसका गलत हो जाएगा। अब 126 प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 126 प्रश्न है, करंट अफेयर से रिलेटेड है। अगस्त 2022 में संपन्न बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैंक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इस पर विचार करना है आपको। यह रॉयल ऑस्ट्रेलिया नेवल फोर्स द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक और बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है, और इसका आयोजन डार्विन यानी ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। तो आप देखेंगे इसका बी वाला तो सही है, डार्विन, लेकिन साथ ही साथ इसका जो है कि पहला स्टेटमेंट जो है कि गलत है। क्यों? क्योंकि द्विवार्षिक और बहुराष्ट्रीय अभ्यास तो है, लेकिन ये रॉयल ऑस्ट्रेलिया एयरफोर्स द्वारा किया गया था, ये स्टेटमेंट गलत है। अगला प्रश्न है 127, निम्नलिखित में से 2 भारतीय राज्यों ने पुराने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो सी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और असम। अरुणाचल प्रदेश और असम ने आपस में जो है कि सीमा विवाद समझौता, जो लगभग 804 किलोमीटर लंबी सीमा थी, इसको जो है कि सीमा विवाद समझौते को किया है दूर। और 128 प्रश्न, अगस्त 2022 में निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से कौन सा एक मासिक धर्म उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला विश्व का पहला देश बन गया? तो स्कॉटलैंड बन गया है। 129, अगस्त 2022 में 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? जो संसदीय सम्मेलन होता है राष्ट्रमंडल देशों का, वो कहाँ आयोजित किया गया? हैलीफैक्स कनाडा में किया गया था। और अगले प्रश्न को अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130, अगस्त 2022 में जगदीप धनखड़ को भारत का उपराष्ट्रपति बनाया गया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इन्होंने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। इससे पूर्व बिहार के राज्यपाल थे। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बिहार नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के जो है कि राज्यपाल थे। तो पहला सही है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 131 प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 131 नंबर का प्रश्न है, क्या कहता है 131 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक लिखी गई है? तो ये जो है कि संजुक्ता दास के द्वारा। 132, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जुलाई 2022 में इसका आयोजन बंगबंधु स्टेडियम ढाका में, और फाइनल मुकाबला भारत ने बांग्लादेश को पराजित करके जीत लिया। तो 132 का यहाँ पे बी स्टेटमेंट सही है, कि केवल दूसरा तो सही है लेकिन पहला यहाँ पर गलत है, क्योंकि इसका जो आयोजन हुआ था वो ढाका नहीं बल्कि ओडिशा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ओडिशा में हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट सही है, वो मतलब गलत है। 133 प्रश्न है, अगस्त 2022 निम्नलिखित में से किस तिथि की विभीषिका स्मृति दिवस मनाया था? तो 14 अगस्त की घोषणा हुई थी ये। 133 के बाद 134 है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अगस्त 2022 में रोशनी का अनावरण किया। ये रोशनी क्या है? दृष्टिविहीन लोगों के लिए एक उपयोगी उपकरण है, जिससे वो अपनी करेंसी को पहचान सकेंगे। नहीं, ये तो दोस्तों रोशनी जो बनी है वो एक RBI के द्वारा बनाई गई है, लेकिन यहाँ पे अगर जब पूछा जा रहा है विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, खारे पानी से जलने वाली एक लालटेन बनाई गई है ये। ओके, रोशनी वैसे एक ऐप भी है जो नोटों की करेंसी को पहचानने में मदद करता है, लेकिन यहाँ पे इसका उत्तर वो नहीं होगा। अगला प्रश्न है 135 को अगर हम देखते हैं, जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का वार्षिक बैठक के दौरान 3 देशों को एसोसिएट सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश इसमें सम्मिलित नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, ताजिकिस्तान इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। 136 प्रश्न को देखते हैं, आम लोगों को भूजल के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूजल सप्ताह आयोजित किया गया। तो कब आयोजित किया गया भाई? भूजल सप्ताह 16 से 22 जुलाई 2022 को आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है,
अगस्त 2022 में महात्मा गांधी के अनुरोध पर भारत के राष्ट्रीय झंडे की परिकल्पना करने वाले पिंगली वेंकैया 146वीं जयंती पर तिरंगा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में लाल किले के पास इसका आयोजन किया गया। और अगला प्रश्न है 138, जुलाई 2022 में नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक में बड़े राज्यों में जो है कि शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो कर्नाटक को प्राप्त हुआ है। किसको प्राप्त हुआ है? कर्नाटक को प्राप्त हुआ है। और उत्तर प्रदेश को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो 7वां स्थान प्राप्त हुआ है नवाचार सूचकांक में। अगला प्रश्न, रानिल विक्रमसिंघे जुलाई 2022 में भारत के किस पड़ोसी देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो श्रीलंका में। 140 प्रश्न है, जुलाई 2022 के विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में किस देश के सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर को पहला स्थान मिला है? किस देश के कंप्यूटर को मिला है? तो यूएसए के हैं। अगला प्रश्न 141, जुलाई 2022 के निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किए गए थे? तो इंदरमित गिल। इंदरमित गिल को जो है कि यहाँ पे चुना गया और ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इसलिए यह प्रश्न बनाया जा सकता है एग्जाम हॉल में। 142 प्रश्न, जुलाई 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम में हुआ था, यानी कि उद्घाटन जो है कि बर्मिंघम में हुआ था। तो आप कहोगे कि बिल्कुल ये बात सही लिखी हुई है कि बर्मिंघम में ही हुआ था। और इस समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व नीरज चोपड़ा ने किया था। ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पे जो है कि पीवी सिंधु जी गई थी। कौन गई थी? पीवी सिंधु जो है कि गई थी। और इस राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार T20 महिला क्रिकेट को भी सम्मिलित किया गया था। तो ये सही है, 1 और 3 सही है। तो यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करेंगे सूर्या और अजय देवगन, या सर्वश्रेष्ठ हिंदी अभिनेत्री अपर्णा बालमुरली, या सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर, या उपरोक्त सभी। तो डी हो जाएगा कि उपरोक्त सभी सही सुमेलित हैं। और ये जो फिल्म पुरस्कार हुआ था ये गोवा में आयोजित हुआ था। कहाँ पे आयोजित हुआ था? गोवा में। अगला प्रश्न 144, न्यूनतम समर्थन मूल्य को और अधिक प्रभावी पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2022 में किस समिति का गठन किया गया, यानी एमएसपी को और इफेक्टिव बनाने के लिए? तो संजय अग्रवाल समिति को गठित किया गया। अगला प्रश्न, जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किन्हें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो नया प्रमुख जो एनएसई का बनाया गया है वो आशीष कुमार चौहान को बनाया गया है। 146 में है, जुलाई 2022 में चर्चा में रहा जेरूसलम डिक्लेरेशन इजराइल और किस देश के मध्य हुआ है? तो ये अमेरिका के मध्य हुआ है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 147 नंबर पे, जुलाई 2022 में उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जालौन से किया गया और इस संबंध में कथनों पर विचार कीजिए कि सत्य कथनों का चयन कीजिए। तो सही हो जाएगा 147 का सी ऑप्शन, यानी कि पहली चीज़ यह एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर है, सही। 7 जिलों से होकर गुजरता है, ये भी सही। और 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। तो यहाँ पर बात रुकेगी तो आप कहोगे कि नहीं 6 लेन का एक्सप्रेसवे नहीं है, इसलिए सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, तो आगे की बात करेंगे। अभी वर्तमान में ये 4 लेन में ही है, हो सकता है आगे चल के बढ़ाया जा सकता है। और अगला प्रश्न यहाँ पे, जुलाई 2022 में टाइम पत्रिका द्वारा जारी लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? तो अहमदाबाद और केरल को यहाँ पे शामिल किया गया है। 149 है, विश्व आर्थिक फोरम यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जो जारी होती है जेंडर गैप रिपोर्ट 2022, इसमें जो भारत का स्थान है वो कौन सा? 135वां स्थान है। और अगला और लास्ट प्रश्न है इस टेस्ट पेपर का कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2022 में किस वर्ष तक भारत को विश्व सबसे अधिक आबादी वाला देश के रूप में चीन से आगे निकल जाने की अनुमानित बताया गया है? तो 2023 तक बताया गया है। तो ये थे दोस्तों 150 प्रश्न आपके टेस्ट नंबर 4 के, और कल मिलते हैं हम लोग आपको टेस्ट नंबर 5 के साथ। तो अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।